हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। इस बेटा आज हम पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 8 चैप्टर करेंगे 12 फ्रिक्शन। इससे पहले हमने चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर किया था। देखिए फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ को हम कोई भी पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो एनी पुल और पुश इज फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने डोर को पुल किया, पुश किया, तो जो पुल पुश है वो क्या है? वो फोर्स है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया फ्रिक्शन। और वहीं पर जब हम फोर्स एक्सप्लेन कर रहे थे, जब आपको बताया था टाइप्स ऑफ फोर्स, तो वहां थे कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जो उसका फर्स्ट टाइप हमने किया था फोर्स में, दैट वाज फ्रिक्शनल फोर्स। कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। जब भी कोई टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, व्हेन एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, और जो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, स्लाइड करता है, तो वहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो उसके मोशन को अपोज करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए एक बार डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा समझ में इजी आएगा, क्लियर हो जाएगा। द फोर्स विच ऑलवेज ओपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट। जब टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसी वजह से हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है हम उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हमने क्या किया? हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा? पुश कर रहे हैं। हमने उसको पुश किया। जब हम उसे पुश करेंगे तो यहाँ ये जो इनका कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पर अपने आप एक फोर्स लगती है जो ऑपोजिट होती है किसके? जब हमने पुश किया तो मोशन कहाँ है इसमें? इस डायरेक्शन में। तो इसके इस मोशन को ही अपोज करती है, रोकती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि जो फ्रिक्शन होता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले एक बार ना इसके हम कुछ एग्जांपल्स और देख ले। जैसे अभी मैंने आपको यही बोला, कोई भी टेबल रखी है, कोई अलमीरा रखी है, और आप उसको शिफ्ट करना चाहते हो उसकी पोजीशन से, तो हम क्या करते हैं? हम पूरा फोर्स लगाते हैं उसको वहां से हिलाने के लिए, हटाने के लिए। लेकिन होता क्या है? वो हिलती नहीं है, टस से मस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेटा जब वो वहां पर रखी हुई है तो जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में है वहां पर एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है जिसने उसको हिलने नहीं दिया। तो वो क्या हो गई? फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। और इसके एग्जांपल्स, मूविंग बॉल। आपने देखा होगा जो बॉल है फ्लोर के ऊपर ऐसे ही मूव करते हुए जा रही है, धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है? वो बॉल एक स्टेज ऐसी आती है कि वो रेस्ट में पहुंच जाती है। यहाँ स्पीड ज़्यादा थी, फटाफट यहाँ पहुंची, फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और एक स्टेज ऐसे आने वाली है कि जो बॉल है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जो बॉल जिस सरफेस के ऊपर, यानी कि जिस फ्लोर के ऊपर वो मूव कर रही थी, तो बार बार जब वो उसके कांटेक्ट में आ रही है तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में यहाँ पर मोशन इधर है, लेकिन जब ये दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो एक ऑपोजिट फोर्स लगती है उसके मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा कई बार जब हमारा पैर स्लिप करता है, जब स्लिप करता है तो एकदम से स्लिप करते पैर आगे की तरफ मूव करता है, लेकिन फिर एकदम से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि मोशन उधर था तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगी। कहाँ? हमारे जो शूज स्लीपर हमने वेयर किए हुए हैं उसके सोल्स और वो फ्लोर या सरफेस, उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए कि जो फ्रिक्शन होता है वो एक ऑपोजिंग फोर्स होती है किसके लिए? मोशन के लिए। उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट को इधर, लाइक कोई भी वुडन बॉक्स है किसी भी टेबल के ऊपर, हम उसे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं इधर। जब हम उधर पुश करेंगे तो मोशन इसमें जो होगा, मैं एम से डिनोट कर रही हूँ मोशन को, मोशन होगा इस तरफ। ठीक है, लेकिन जब ये मूव उधर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, तो यहां से हो गया कि डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन होगा जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट
चलो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि भाई ऑपोजिट फोर्स लगती है जो मोशन को रोकती है, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, लेकिन रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन से क्या आप समझते हैं, एंड गिव एनी एग्जांपल। तो कोई भी आप ये एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मूविंग बॉल फ्लोर के ऊपर मूव करते करते रेस्ट में आ जाती है, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि आपकी बॉल और फ्लोर जब एक कांटेक्ट में आ रहे हैं तो एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है उसको रोकने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, की जो फ्रिक्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो क्या होगी वो, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मोशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, कि जो फ्रिक्शन है उसके कॉजेज हैं क्या। तो देखिए क्या होता है बेटा, कोई भी 2 सरफेसेस जो भी कांटेक्ट में हैं, भले ही दिखने में हमें वो स्मूथ से नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उसको मैग्नीफाई करके देखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर हम देखते हैं, तो उसका जो सरफेस होता है वो इस तरीके से, वहां पर जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो हिल्स एंड वैलीज की तरह नजर आती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं, ये जो डस्टर की, ये जो वुडन सरफेस है, अगर इसको टेबल के ऊपर रख के इस तरीके से हम इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये ऐसे ही हो गया ना, नीचे एक वुडन ब्लॉक है, ऊपर एक और वुडन ब्लॉक है, दिखने में हमें स्मूथ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मैग्नीफायर की हेल्प से देखेंगे तो इसके इस सरफेस पर हमें इसी तरीके से कुछ इरेगुलरिटीज नजर आएंगी। जो ऊपर की तरफ उठे हुए चीजें हैं वो हमें नजर आएंगे, जैसे हिल्स होते हैं ना, पहाड़ होते हैं ऐसे, और जो नीचे वाले पार्ट है वो एज वैलीज, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो दोनों सरफेस है इसमें हिल्स एंड वैलीज हमें नजर आती है। तो ये जो हिल्स एंड वैलीज हैं, ये इनमें क्या होता है बेटा, ये बार बार इनकी इंटरलॉकिंग होती है। जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर मूव कराते हैं, लाइक अगर हम अपने हैंड से एग्जांपल लें, तो ये जो अप एंड डाउन बने हुए हैं, तो ये क्या है, जो ऊपर उठे हुए पार्ट है वो तो हिल्स, और जो नीचे वाले पार्ट है वो वैलीज। तो जब ये इसके ऊपर मूव करेंगे तो उससे क्या होता है, तो ये जो पार्ट है ना, हिल्स एंड वैलीज हैं, इनकी एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। जब ये बार बार इंटरलॉकिंग होती है तो उसी की वजह से धीरे 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 वो जो मोशन है वो स्टॉप होने लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, जो इंटरलॉकिंग होती है इन बिटवीन द इरेगुलरिटीज इन सरफेस विच आर इन कॉन्टेक्ट, वो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उनके सरफेसेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज हैं वो बार बार जब इंटरलॉक करते हैं, उसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, मतलब वो उसके मोशन को रोक देता है, ठीक है। या सेकंड हम ये भी बोल सकते हैं कि आपने पढ़ा था कि जितने भी एटम्स हैं उन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यू कैन से फोर्स ऑफ अडेशन होती है, जो क्या करती है, उन एटम्स को, उन पार्टिकल्स को, मैं बात कर रही हूँ फोर्स ऑफ अडेशन और अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से भी दोनों के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है भाई। जब भी कोई चीजें अट्रैक्ट होंगी तो वहीं पे अटक जाएंगी ना, तो उससे क्या होगा, वहां पर भी उसका जो मोशन है वो अपोज होगा, ठीक है। मेन जो यहाँ पर आपको लर्न रखना है वो यही है, क्या रीजन होगा कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इरेगुलरिटीज इन सरफेसेस, किनके सरफेसेस में, दोज टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, के जो फ्रिक्शन है ये भी आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी हम कर रहे हैं। इफ यू वांट देन यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, अगर आपको ठीक लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बनाइए, ओके। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है। सबसे पहले है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। टू सरफेसेस मतलब अगर जो सरफेस है स्मूथ है या रफ है, भाई कोई भी सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, रफ है तो फ्रिक्शन कैसा होगा। अभी हमने देखा कि जब जो दो सरफेस, जब उनके अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज कब होंगी, जब सरफेस रफ होगा। अब अगर ये रफनेस को बढ़ा दिया जाए, मतलब हम दो सरफेस ऐसे लेंगे जिनमें हमें नेक्ड आई से ओपनली हमें पता चल रहा है कि वो रफ सरफेस है,
जब वो रफ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, जो अपोजिंग फोर्स होगी यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप साइकिलिंग करते हो, अब जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, देखो आपके जो टायर्स हैं उसके ऊपर एक पैटर्न बना हुआ होता है ना, एक डिज़ाइन बना हुआ होता है। और जब आप साइकिलिंग कर रहे हो एक ऐसे रोड पे एक ऐसे रोड पे आप साइकिलिंग कर रहे हो जो टूटा फूटा है, ईंट पत्थर कंकड़ उसमें सब ऊपर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे है, तो आपने देखा होगा ना, उसके ऊपर चलने में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, आपको अपनी ज़्यादा मस्कुलर फोर्स का यूज़ करना पड़ता है उसके ऊपर चलने में, और फिर भी जो मोशन होता है वो धीरे 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 होता है। इवन सेम उतनी ही फोर्स से अगर आप एक स्मूथ रोड के ऊपर आप साइकिलिंग करते हो तो आपका मोशन ज़्यादा होता है। समझ आ रहा है ना आपको? तो यहाँ से क्या हो गया, अगर रफनेस ज़्यादा होगी, अगर रफनेस ज़्यादा है तो जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाया है यानी कि ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। अब इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप चल रहे हो फर्श के ऊपर, ठीक है, इजीली आप चल पा रहे हो, कभी कभार हो जाता है पैर गीले हैं कि पैर थोड़ा बहुत स्लिप कर गया, लेकिन पैर गीले हैं उसके बजाय वहाँ पर अगर थोड़ा सा ऑयल गिरा दिया जाए, वो फर्श पहले ही स्मूथ था, थोड़ा ऑयल ड्रॉप्स वहाँ पे गिर गई, आपका पैर उसके ऊपर गया, स्लिप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस होगा इंटरलॉकिंग कम होगी, बाय चांस फ्लोर के ऊपर वहाँ पर वो स्मूथ थोड़े बहुत जो गैप्स थे, तो देखो हमारे पैरों में भी लाइनिंग्स होती है ना, ये जो लाइंस बनी हुई है, पैटर्न ये जो बना हुआ है, फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, तो बेटा ये क्या होते हैं, ये भी हमें हेल्प करते हैं सरफेसेस के ऊपर ग्रिपिंग करने में, ठीक है। तो जब वो ऑयल वहाँ पे गिर जाता है तो दोनों सरफेस थे जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो वो जो इरेगुलरिटीज थी वो तो ऑयल की वजह से फिल हो गई, सरफेस कैसा हो गया, और भी ज़्यादा स्मूथ। जैसे ही स्मूथ हो गया फ्रिक्शन कम हुआ, फ्रिक्शन कम यानी कि मोशन को अपोज उसने बहुत कम किया, इसकी वजह से पैर स्लिप हो गया, ठीक है। ओके, सेकेंड कॉज, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है इसके ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सिंपल सा है भाई, कोई बहुत बड़ा हैवी सा बॉक्स है और आपको बोला जाए कि भाई आप फोर्स लगाइए उसको आगे पुश करिए, ठीक है, बहुत हैवी है ये बॉक्स, आपसे नहीं हुआ, आपने अपने किसी दूसरी फ्रेंड को बुलाया और उसकी हेल्प से अब आप दोनों फोर्स लगा रहे हो, यानी कि क्या करना पड़ रहा है, वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बजाय कि कोई एक हल्का सा छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर विच इज़ लाइटर इन वेट, तो यहाँ आपको बोला जाएगा तो आप इजीली उसको आगे मूव कर पाओगे, हिला पाओगे, पुश कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, वेट कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी अगर आपको कुछ यहाँ से नोट करना है देन यू कैन राइट डाउन इट, इसके बाद हम करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यस बेटा, अभी देखिए काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन के टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये जो वर्ड स्टैटिक है ना, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, ठीक है। स्लाइडिंग से वर्ड हमने ले लिया स्लाइड करना, आप स्लाइड करते हो ना, आपके वो जो स्विंग्स होते हैं ऐसी जिसमें आप यहाँ पे सेटिंग करते हो, स्लाइड करते हुए नीचे जाते हो, जब आप नीचे जा रहे हो मोशन इधर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बता दी है। रोलिंग फ्रिक्शन में हम रोलर्स को यूज़ करते हैं या फिर जो व्हील्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन 3 अलग अलग कंडीशन में हम फ्रिक्शन को देख लेते हैं। देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसमें क्या होता है, देखो होगा तीनों ही कंडीशन में, कब, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है और क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव करना चाहता है,
ठीक है। जब वो मूव करना चाहता है और वहां पर उसके मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है ना, वो फ्रिक्शन होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। जब हमने फोर्स लगाया तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल टेंड टू मूव, ये ट्राई करेगा मूव करने के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी, यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा जो इसको यहां से हिलने नहीं देगा, ठीक है। तो ये यहां पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, मींस फाइनली हमारे ऊपर यहां पर कंक्लूजन क्या निकलने वाला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा बट मूव नहीं हो पाएगा, यानी कि फाइनली ये कहाँ रहेगा, स्टेशनरी कंडीशन में। तो ऐसा जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर लग ही रहा है और वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो कब मूव कर पाएगा, ठीक है। तो बेटा ये कब मूव कर पाएगा, जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है ना, जब इससे ज़्यादा फोर्स, यानी कि आपने फोर्स लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, अब आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो गया है, अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, जो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन में, यानी कि स्टैटिक फोर्स जो था, यानी कि अपोजिंग फोर्स, जब ये वाली फोर्स, पुश वाली फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ही ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये आपके ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये वो मैक्सिमम फोर्स जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है और जो वन ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्राई कर रहा है मूव करने के लिए, ठीक है, बट वहां पर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है फॉर अपोजिंग इट्स मोशन, वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली स्मॉलर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में छोटा मतलब कम फ्रिक्शन किस में होगा, तो किस में होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होगा। अब क्यों, क्योंकि देखिए अभी जैसे सेम बॉक्स का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, अभी भाई हमने फोर्स लगाया, वो स्लाइड नहीं हुआ, वो स्टेशनरी है। फिर हमने क्या किया, किसी एक की और हेल्प ली, हमने फोर्स को बढ़ा दिया। अब जब बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद इसने क्या किया, स्लाइड करना स्टार्ट किया, यानी कि अपनी पोजीशन से हिला। अब जब एक बार ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा, जब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब उसको कंटिन्यू आगे की तरफ लेके जाना थोड़ा इजी हो जाता है। मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होगा, जब एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। जब वो स्लाइड कर रहा है तो उसके पीछे से जब हम फोर्स करते जाएंगे तो वो आगे मूव करेगा, लेकिन वहां पर जो अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। यहां हमें उसको हिलाने के लिए, स्टेशनरी कंडीशन से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, लेकिन एक बार अगर ये यहाँ से हिल गया ना, तो अब उसमें देखो वो बार बार स्लाइड कर रहा है। तो अब जब वो स्लाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो इरेगुलरिटीज होती है ना, उनको इतना ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाता कि वो इंटरलॉकिंग कर सके। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है किसी भी सरफेस के ऊपर, भाई उसको प्रॉपर टाइम मिला हुआ है कि वो जो इरेगुलरिटीज है वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करके बैठी हैं। तो अब यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा भाई, एक बार तो वो जो इंटरलॉकिंग हो रखी है उसको वहाँ से हिलाया डुलाया जाए। एक बार ये इरेगुलरिटीज यानी कि वो जब थोड़ा सा भी वहाँ से हिल गया, स्लाइड कर गया, तो जब वो स्लाइडिंग मोशन में आ गया है, यानी कि वो स्लाइड कर रहा है, तो अब हम पीछे से उसमें जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बार बार अब वो जो इंटरलॉकिंग है ना सरफेस और इसमें, अब उनको कम टाइम मिलेगा। जब वो कम टाइम मिल रहा है तो वो इजीली आगे की तरफ स्लाइड कर पाएगा, ठीक है। तो जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है स्टैटिक से। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सेम मैंने वैसे आंसर बता दिया है,
वाई इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वही भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, तो इंटरलॉकिंग में टाइम पीरियड कम मिल रहा है, ठीक है। वो जो हिल्स और वैलीज हैं उनको कम टाइम मिल रहा है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग कर पाएँ, ठीक है। या सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि अब वो जो एरिया दोनों वो जो बार बार कांटेक्ट में आ रहे थे अब वो लेस हो गया है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन की बात की जाए, रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये सबसे कम फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा ना, वही जो घर में कितनी सारी चीज़ें हैं जो पहले जिनको मूव करने में प्रॉब्लम होती थी, अलमीरा की बात की जाए, आपकी वॉशिंग मशीन की बात की जाए, कोई भी ऐसी चीज़ें हम जो घर में हैं जो हैवी हैं, तो उनके नीचे क्या होते हैं, रोलर्स लगे हुए होते हैं। आपके जो कूलर के स्टैंड होते हैं उसके नीचे रोलर्स लगे हुए होते हैं। तो क्यों लगे हुए होते हैं ये रोलर्स? क्योंकि देखो बेटा, अगर उस सरफेस को एक बार किसी जगह पे किसी उस ऑब्जेक्ट को हैवी लाइक अलमीरा है, कोई रैक है इस टाइप का जो बड़ा हैवी सा है, जब उसको किसी सरफेस पे हम रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन जब रोलर्स लग जाते हैं तो वहाँ पर जो कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ वो कम स्पेस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जैसे आपने बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल हम बच्चे गेम खेलते हुए भी करते हैं कि वो अपनी पेंसिल्स को यहाँ पर रख देते हैं। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। लाइक करते हैं कि अपना ज्योमेट्री बॉक्स है उसको टेबल के ऊपर, जस्ट अ मिनट, लाइक टेबल के ऊपर वो क्या करते हैं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स को रखते हैं और पीछे से उसको पुश करते हैं। बॉयज़ को बड़ा इंटरेस्ट आता है इस तरीके से, वो गाड़ियाँ वगैरह बना करके खेलते रहते हैं। तो जब उसको यहाँ पर पुश किया जाता है तो देखो जब वो रेस्ट में, यानी कि वहाँ पर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिंगर से हल्का सा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो पहले नहीं हिलेगी, फिर थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ेगा, वो स्लाइड होगी। जब वो स्लाइड होगी तो स्लाइड होते हुए आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, वो स्लाइड करती रहेगी। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर इसके नीचे यहाँ पर पेंसिल्स को रख दिया जाए तो जो यहाँ पर पेंसिल्स हैं वो किसका काम करेंगी, रोलर्स का काम करेंगे, ठीक है। तो जब वो रोलर्स का काम करेंगी, अब वो जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो हल्का सा फोर्स लगाते ही वो, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो फोर्स लगेगा यहाँ पर जो पेंसिल्स हैं वो रोलर्स बन गई हैं, वो फटाफट उसको आगे की तरफ मूव कराएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन को कॉज करती हैं, यानी कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। तो एक तो आपने अभी हमने किया था नेचर ऑफ द सरफेस, कि सरफेस रफ है या स्मूथ है। रफ सरफेस होता है तो उसमें क्या होता है भाई, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। दूसरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और थर्ड यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस कांटेक्ट एरिया, भाई कितना सरफेस उसके कांटेक्ट में आ रहा है। जब वो ज़्यादा कांटेक्ट में इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी, यानी कि ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी स्मॉल एरिया में, जब वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पर क्या है, जो पेंसिल का जो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है सिर्फ वहीं पे तो इरेगुलरिटीज है ना। और बीच में जैसे अब यहाँ पर मैंने 3 पोजीशन ये बना दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर किसी भी चीज़ को रखा जाएगा और उसको हम आगे पुश करेंगे तो क्या होगा, अब वो जो कांटेक्ट में आ रहे हैं वो तो यही आ रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लेस होता है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो अपना फ्रिक्शन होता है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। तब तक के लिए बेटा जी आप अपना इसको वीडियो को देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको राइट डाउन करिए और अपने चैप्टर की रीडिंग करिए, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।